अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूं अरीशा हयात और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यामीन, डायरेक्टर ऑफ IUK सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, जब से ये इस वीक की अगर हम बात करें, जब से इस कारोबारी वीक का आगाज हुआ है तो हम देख रहे हैं मार्केट अपना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है। और लेकिन अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो उसमें मिला जुला रुझान था, मोस्टली मार्केट माइनस ही रही। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली एक चीज़ जो मार्केट आजकल ट्रैक कर रही है वो ये है कि डॉलर की मूवमेंट को मार्केट काफ़ी ट्रैक कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू डॉलर डिक्लाइन पर है, तकरीबन डेली 2-3 रुपए नीचे जा रहा है। आज भी तकरीबन 223 के लेवल पे आ गया। तो डॉलर नीचे आ रहा है तो मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिव ले रही है, क्योंकि अगर डॉलर नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी हाई है। तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर नीचे आएगा तो महंगाई में कमी आएगी। तो गवर्नमेंट के लिए फौरी तौर पे तो नहीं, आगे जाके फिर स्पेस बन जाएगा तो इंटरेस्ट रेट में भी कमी आएगी। तो वो ये सारी चीज़ें मार्केट पॉजिटिव ले रही है। इसकी वजह से मार्केट में हमें तकरीबन पूरा हफ्ता पॉजिटिव रुझान नज़र आ रहा है, आज भी पॉजिटिव है। तो ये है कि चीज़ें इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो यही चीज़ मार्केट पॉजिटिव ले रही है, क्योंकि जो भी अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे आपके मुल्क अगर पॉजिटिव साइड पे जा रहा है तो मार्केट्स उसको हमेशा पॉजिटिव लेती हैं। तो ये सारे रीज़न हैं। स्टेटमेंट भी जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं नए, उनकी भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये सारी रीज़न है, इसकी वजह से मार्केट इनको काफ़ी पॉजिटिव ले रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल तो ये है कि आप आने वाले दिनों में मार्केट को कैसे देख रहे हैं? लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी आपने जैसे डॉलर की बात की, और फाइनेंस मिनिस्टर की बात की। हमारे जो पहले फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर थे मुफ्ता इस्माइल साहब, जब वो थे तो डॉलर रुक नहीं रहा था, वो कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा था, ठीक है। उसके बाद इसाक डर साहब आए तो एकदम से डॉलर नीचे आ गया। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि डॉलर को उन लोगों ने उस वक्त रोक के रखा हुआ था जानबूझकर, कि जैसे ही ये आएंगे एकदम से डॉलर जो है ना उसको नीचे कर देंगे ताकि इनकी वाहवाही हो? क्योंकि देखा जाए तो ये आर्टिफिशियली है, डॉलर जो नीचे आ रहा है वो आर्टिफिशियली। अगर डॉलर को नीचे आना तो पहले भी आ सकता था, फिर अभी क्यों अचानक से इतना तेजी से उसके उसके अंदर गिरावट दिख रही है? इसको आप किस तरह से देखेंगे और किस तरह डिफाइन करेंगे? देखें, इसमें एक रीज़न तो ये है कि अगर हम इसाक डार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो माजी में भी इनके दौर में डॉलर काफ़ी नीचे रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो मिफ्ता इस्माइल थे, उन्होंने ये जो बैंकर्स वगैरह को, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर इतनी सख्ती नहीं की। तो इसाक डार ने आके जो है वो बैंकर्स के ऊपर भी इन्होंने जो है वो उनको भी एड्रेस किया। फिर जो मनी एक्सचेंज वाले हैं, तो जो मैनिपुलेशन का फैक्टर था, उन्होंने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। तो उसकी वजह से डॉलर जो है वो नीचे भी आया। और एक रीज़न जो स्टेट बैंक ने किया, उन्होंने ये किया कि जो $2000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए होगी। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि पहले जो स्पेकुलेशन होती थी या वो, उसमें काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है बैंकिंग चैनल से होगी तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये भी अच्छा स्टेप लिया है स्टेट बैंक ने, और इसकी वजह से कमी आई है, डिमांड में भी कमी आई है। और ये है कि सागदार का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमेशा यही रहा है कि इनके दौर में डॉलर नीचे आया है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन हम ये भी देखें तो मिफ्ता इस्माइल ने जो काम किया वो भी कोई उन्होंने बुरे काम नहीं किए। उन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के एजेंडे पे काम किया, पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम में ले आए। लेकिन ये है कि अब इसाक डार के आने के बाद डॉलर में कमी आई है, और उम्मीद ये लगती है कि इंटरेस्ट रेट में भी कमी आएगी, क्योंकि 15% इंटरेस्ट रेट जो है वो कभी भी मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट का इन्वेस्टर होता है, उसके ऊपर सारे एवेन्यूज को कंपेयर करता है। जैसे अब वो उसको अगर सेकेंडरी मार्केट में 15% यील्ड मिलेगी तो वो क्यों स्टॉक मार्केट में आएगा? वो स्टॉक मार्केट में उस सूरत में आए कि यहाँ उसको 20-25% यील्ड मिले। क्यों? कि यहाँ रिस्क फैक्टर है। तो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट नीचे होना मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंगल डिजिट स्टॉक जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है एक कंपैरिजन होता है। एक इन्वेस्टर है, वो सारे एवेन्यूज को देखता है कि मुझे कहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ मेरे कैपिटल की सेफ्टी है। तो इंटरेस्ट रेट नीचे आना, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट का जो फैक्टर है वो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे एवेन्यूज को देखते हैं। तो ये है कि होप करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे, जो कि मार्केट के लिए मजीद फेवरेबल होगा। और आपने ये पूछा कि आइंदा आने वाले दिनों में, तो आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि अब हमारा रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा, जो सितंबर क्वार्टर का है। मगर एक मार्केट में ये है कि लग रहा है कि थोड़े रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि सितंबर में फ्लड की वजह से सप्लाई चेन पे और काफ़ी इम्पैक्ट आया है कंपनीज के। और बहुत सारी कंपनीज है, जैसे ऑटो सेक्टर है, वो तो समझ लेंगे तकरीबन शट डाउन के करीब ही है, महीने में 5-6 दिन वो ऑपरेट करते हैं।
तो इतने एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अच्छे रिजल्ट आए, कुछ सेक्टर के अच्छे आ सकते हैं मगर ओवरऑल एक बेहतर एक्सपेक्टेशन नहीं है रिजल्ट्स की, आने जो आइंदा रिजल्ट्स आएंगे वो। आपने कहा कि डॉलर नीचे आएगा मजीद, क्योंकि इनका अगर आप बैकग्राउंड देखें हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर का, तो काफी अच्छा रहा है ये जो भी है। तो क्या हम समझें इनके पास जादू का चराग है कि डॉलर नीचे आएगा तो मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, पेट्रोल प्राइसेस आपकी नीचे आ जाएंगी, आपकी जो है आटा सस्ता हो जाएगा, और दूसरी जो जरूरत जरूरत की अशियाएं हैं वो सस्ती हो जाएंगी, गरीब को रिलीफ मिल जाएगा? सिंपल सवाल ये है मेरा। देखिए हम पाकिस्तान में एक चीज हम ये देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल सस्ता होता है, लेकिन अगर हम इसका जो चेन इम्पैक्ट है ना वो नहीं आता हमारे मुल्क में। अगर एक चीज महंगी हो जाती है तो फिर वो कभी भी सस्ती नहीं होती। तो ये माफियाज हैं जो हर फील्ड में हैं, उनको कंट्रोल करेंगे तो ही पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल 150 रुपये भी कर दें तो जो दूसरी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी महंगी हो गई है, ब्रेड वगैरह महंगी हो गई है, उनको भी फिर गवर्नमेंट उनको भी प्रेशराइज करेगी भाई आप भी कीमतें नीचे लाएं, तो इस सूरत में पब्लिक को रिलीफ मिलेगा। वरना अगर ये माफियाज अगर इसी तरह से रहेंगे तो फिर पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलेगा। आपका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा मगर चीजें सस्ती नहीं होंगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा लेकिन आपकी चीजें सस्ती नहीं होंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो माफियाज हैं या जो मतलब उनको कम करे, ताकि गरीब आदमी को इसी तरह से रिलीफ मिलेगा। सिर्फ पेट्रोल कम करना या डॉलर कम करना ये कोई रिलीफ नहीं है। जो इसका चेन रिएक्शन आता है गवर्नमेंट उसकी तरफ भी देखे कि जो जो चीजें महंगी हो गई गवर्नमेंट उसको पुरानी सतह पे लाए। अभी हमने गवर्नमेंट की बात की कि वो चीज़ों को देखें, मैनेज करे, बेसिकली उनका तो काम है क्योंकि वो हुकूमत में है। किसान आके बैठे हुए हैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद में, काफी दिन हो गए उनको ना, धरना दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको बिल्कुल लाइक नोटिस ही नहीं कर रही है, उनको कोई अहमियत ही नहीं दे रही। तो मतलब किसान की कोई वर्थ नहीं है जिसकी वजह से हम खाते हैं, जो हमें अनाज प्रोवाइड करता है। आप उसको पूछ नहीं रहे हो, वो कंटिन्यूअसली बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं गर्मी में, धूप में, बारिश में, और आप उनको इंगेज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। तो आप ऐसी हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, या इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखिए एग्रीकल्चर तो बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी की, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर है, फूड जो है वो हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है। हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर बेहतरीन एग्रीकल्चर है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे जो है ऑयल है, गैस वगैरह के ज़खायर है। तो लेकिन ये है कि अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ज़ाहिर है ये किसान को भी इनके भी मामला को देखे, इनको सॉल्व करे, जो भी इनके इशूज़ हैं उनको एड्रेस करे, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर का शोबा है उसके ऊपर गवर्नमेंट को खास तवज्जो इसलिए देनी चाहिए कि फूड तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये चीज़ हमारे मुल्क में पैदा होगी तो हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल भी बचेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनके जो भी जायज़ इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस तरह से उनको बिल्कुल इग्नोर करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। अभी हम देखें कि एफएटीएफ से निकलने की बात हो रही है, उनकी 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक मीटिंग है, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। अभी हमने हालिया पिछले दिनों में कुछ देखा कि एचबीएल का एक इशू आया कि वो इन्वॉल्व निकले कि दहशतगर्द, मतलब वो फंडिंग कर रहे थे टेररिस्ट को। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, इसमें एचबीएल का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, उससे कुछ दिन पहले जो है ना, इसी महीने, पिछले महीने, उन्होंने एक अपना नया जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च करवाया था ईटीएफ के नाम से, एचबीएल टी ईटीएफ। तो वो भी जो है इस न्यूज के बाद आके रुक गया है। और एचबीएल का भी अब आप देखिए कि वो जो मतलब मार्केट में वो जिस पे ट्रेड कर रहा है उससे कम दाम में, 5 रुपए कम में वो जो है ना इंटरनली ट्रेड करवा रहा है। तो इसको इसको आप किस तरह से देखते हैं, उसका क्या बैंकिंग सेक्टर पे असर नहीं पड़ेगा? और एफएटीएफ पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए एचपीएल का जो इशू है ना उसे आप माजी के बैकग्राउंड से देखेंगे। 2017 में जो एचबीएल के ऊपर न्यूयॉर्क की जो इनकी ब्रांच थी उनके ऊपर 225 मिलियन डॉलर की पेनल्टी लगाई गई थी। और इसकी वजह से कि उन्होंने बहुत कुछ वेरियस वायलेशन की थी न्यूयॉर्क के प्रोडेंशियल रेगुलेशंस की। तो इसके बाद बैंक ने अपना जो है वो वहाँ का लाइसेंस भी सरेंडर कर दिया था। और काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगी थी। अगर आज के रेट से हम कंपेयर करें तो अराउंड 50 बिलियन रुपीज़ की पेनल्टी है, जो कि अगर बैंक कैपिटल से भी 2-3 टाइम्स ज़्यादा है। तो हबीब बैंक ने इसके बाद अपने पे आउट्स में कट किया, उनकी अर्निंग पे इम्पैक्ट आया। और फिर ये अब जो नया रिसेंटली जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा है वो एक खैर देखा जाए तो एक सेशन कोर्ट का एलिगेशन है कि इन्होंने टेरर टेरर फाइनेंसिंग में मुआवनत की 2010 में और 2019 में, जिसमें उनका कहना ये कि 370 लोगों हलाक हुए अफगानिस्तान में। तो ये है कि अब बैंक जो है उसने खैर वहाँ पे अपनी अपना लाइसेंस तो सरेंडर कर दिया है, मगर बैंक की तरफ से भी उन्होंने इसके ऊपर ये कहा कि भाई हमारा
मतलब कोई इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हम बहुत जो है वो रेगुलेशन वगैरह को फॉलो करते हैं। तो अब ये है कि इनके पास अपील में भी जाने का हक है, लेकिन ये है कि मार्केट जो है वो होती है सेंसिटिव। ये खबरें कभी भी मार्केट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको हमेशा नेगेटिव रहती है। तो ये है कि अब हबीब बैंक ये है कि अब तो न्यूट्रलाइज हो गया है। पहले जब ये खबर आई थी तो इसके बाद जो है वो ऑफ मार्केट में 4-5 रुपए नीचे भी ट्रेड हो रहा था, मगर अब तकरीबन 70 रुपीज के आसपास स्टेबल हो गया है। मगर ये है कि इसमें बड़े लॉसेज हुए लोगों को, और क्योंकि पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो ये जो 2017 के बाद इसकी परफॉर्मेंस डाउन होती चली गई, डिविडेंड यील्ड कम हो गई इसकी। तो ये कि बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से तो देखा जाए तो पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा धचका है ये। लेकिन ये है कि ये ज़्यादातर जो बाहर ब्रांचेस हैं उसमें उनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, ताकि कोई ऐसे इश्यूज ना पैदा हो। और उम्मीद यही लगती है कि एफएटीएफ पे इसका कोई एज सच नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका एक क्वांटम एक सेशन कोर्ट का है और बैंक के पास अपील का भी हक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इशू जो है वो सेफली रिजॉल्व हो जाए, और ताकि ये है कि पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को मजीद डैंड ना लगे। तो क्या इसके डिफॉल्ट में या जाने के कोई चांस है क्या? नहीं, एज सच तो कोई लगता नहीं है, क्योंकि देखिए जब इन्होंने 225 मिलियन की पेनल्टी के बावजूद जो है बैंक एक साउंड उस पे है, क्योंकि असेट्स वाइज हबीब बैंक बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट भी हम देखें तो बहुत मतलब अच्छे हाथों में है ये बैंक। और ये चीज़ें बज़ाहिर देखा जाए तो किसी और बैंक के ऊपर आए तो एक चीज़ ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटी लगती है, मगर हबीब बैंक के हिसाब से और यहाँ आप अगर इनकी लोकल बैंकिंग भी देखें तो बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करते हैं। तो ये है कि ये तो डिफ़ॉल्ट का तो एज़ सच कोई चांस नहीं लगता, और अभी तो ख़ैर ये तो एक इनिशियल स्टेज पर है, एक छोटे लेवल पर है। और हो सकता है कि ये अगर इस केस को सही तरीके से प्लीड करे तो हो सकता है कि ये केस ख़त्म भी हो जाए। तो ये है कि एज़ सच ऐसा कोई चांस तो नहीं लगता है डिफ़ॉल्ट का। अच्छा, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, तो टेक्सटाइल सेक्टर में ओवरऑल उनको बहुत अच्छा मुनाफ़ा होता है। लेकिन जो उनके शेयर होल्डर्स हैं ना, वो उनको वो मुनाफ़ा उन तक पहुँचाते नहीं हैं। अगर हम गुल अहमद की बात करें, तो अभी हमने पिछले दिनों देखा कि उनको आई थिंक 12% का या शायद 15% का उन्होंने गेन किया। उनको प्रॉफ़िट हुआ। लेकिन उन्होंने उसका डिविडेंड एज़ सच नहीं दिया। 1 या 2 रुपए वो डिविडेंड देते हैं। तो आप टेक्सटाइल सेक्टर को कैसा किस तरह से देख रहे हैं? मतलब उनके शेयर होल्डर्स को कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है रिटर्न बैक। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए टेक्सटाइल सेक्टर ने, अगर आप प्रीवियस ईयर के ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफे कमाए। कोविड के बाद टेक्सटाइल में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कंपनियों ने कमाए। लेकिन अब ये है कि उन्होंने जो है अपने शेयर होल्डर्स को एज सच कोई अच्छे रिटर्न नहीं दिए, कुछ कंपनियों के अलावा। जब 2-5% कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छे डिविडेंड दिए, और मेजोरिटी जो रिजल्ट आ रहे हैं उन्होंने तो डिविडेंड स्किप भी कर दिए। क्यों? इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि जो सुपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया तो उसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी पे फर्क आया, तो उन्होंने वो डिविडेंड स्किप कर दिए। दूसरा, फिर ये सैलाब के बाद आगे उनको एक प्रोस्पेक्ट अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कॉटन की शॉर्टेज है। तो उन्होंने इसका जो है वो पहले से ही प्रोविजन कर लिया, उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं बांटे। तो इस सिलसिले में देखें, मैं टेक्सटाइल सेक्टर तो एक सेक्टर है जिसके पे आउट्स कभी भी अच्छे नहीं रहे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पास्ट हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने एक लॉ मुतारिफ कराया था कि हर कंपनी के लिए 40% जो अर्निंग होती है उसका 40% डिविडेंड बांटना जरूरी करार दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि उस साल में रिकॉर्ड डिविडेंड्स आए थे। क्यों? कि अगर आप 40% डिविडेंड आपको बांटना मस्ट है, 60% आप रिटेन करें। लेकिन फिर इसके बाद ये हुआ कि ये पिछले बजट वगैरह में इससे पहले उन्होंने ये कंडीशन 10% कर दी कि आपको 10% बांटना जरूरी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा लॉ लाए कि जिससे क्या हो कि इनके ऊपर मैंडेटरी हो कि आपको इतना परसेंट बांटना जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो है पैसा भी आएगा, शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिलेगा, वो पैसा री इन्वेस्ट होगा, और इससे आपकी मार्केट भी और फलेगी फूलेगी। तो ये गवर्नमेंट को ओवरऑल एक ऐसा लॉ लाना चाहिए हर कंपनी के लिए। मैं टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर कंपनी के लिए। तो इससे ये होगा कि जो सेक्टर डिविडेंड अच्छे नहीं देते वो भी जो है ना, उनमें भी उनको भी जरूरी होगा कि हमें डिविडेंड देना है। गुल अहमद की जहाँ तक आपने बात की, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी आई, मगर उन्होंने इस साल में शेयर होल्डर्स को कोई भी मतलब पे आउट नहीं दिया पूरे साल में उन्होंने। तो ये भी है कि उनको सोचना चाहिए कि जब हम कमाते हैं तो हमारा शेयर होल्डर सारा साल इंतजार करता है। और जब हमारे मुल्क में देखें, एक मुल्क है अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1% है, 2% है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर होगा उसको डिविडेंड की इतनी फिक्र नहीं होगी कि यार मेरा, मैं अगर फॉर एग्जांपल यही पैसा बैंक में रखता तो मुझे 1-2% मिलता। लेकिन जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट 15% हो, वहाँ आप डिविडेंड स्किप करो तो ये तो आप शेयर होल्डर के साथ जुल्म कर रहे हो यार। वो आदमी सारा साल इंतजार कर रहा है और आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे। तो ये चीज भी उनको मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमारा मुल्क ये नहीं है कि हमारे 1% 2% इंटरेस्ट रेट तो लोग इग्नोर कर देंगे, चलो ठीक है यार 1-2% हमारा। जहाँ पे 15% इंटरेस्ट रेट हो वहां तो आपको कम से कम
कॉम्पनसेट करना चाहिए शेयर होल्डर्स को। अगर आप चले कैश नहीं दे सकते तो आप बोनस की शक्ल में दे दे, उसमें तो आपकी कंपनी से कैश नहीं निकलता ना। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में टीआरजी तो काफ़ी टाइम से अपना रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर। अभी हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि अब डब्ल्यूटीएल जो है उसमें हम तेज़ी देख रहे हैं। तो अब ओवरऑल एक तो आईटी सेक्टर को कहाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में, और डब्ल्यूटीएल की मतलब ऐसा क्या है टीआरजी में, और जो वो लगातार जो है वो उसमें जो है ना ऊपर-नीचे जो है ना काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। अच्छा बड़ा उसमें अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। देखिए मार्केट्स में होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जो ये अपने मेरिट पे चलती है। बहुत सारी चीजों में स्पेक्यूलेशन होता है, कोई न्यूज आती है जिसकी वजह से उसमें एक्टिविटी होती है। जैसे वर्ल्ड कॉल में आप कह रही हैं, तो कल एक न्यूज आई, तो वो न्यूज ये आई कि जो वर्ल्ड कॉल की पेरेंट कंपनी है वो नेस्डैक में लिस्टिंग करने के बारे में सोच रही है। तो अब ज़ाहिर है नेस्डैक की अपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक इनिशियल स्टेज पे वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम वहाँ लिस्टिंग करवाएं अपनी पेरेंट कंपनी की। तो मार्केट में भी एक छोटा रेट है तो उसमें एक्टिविटी जनरेट हो गई, कल वॉल्यूम हो गया, आज भी वॉल्यूम हो गया। तो इसकी वजह ये है कि ये न्यूज़ आई। फिर टीआरजी में हम ये देख रहे हैं कि वहाँ टीआरजी में रिसेंटली आज से 3-4 महीने पहले तकरीबन 180 पे गया था, फिर इसके बाद नीचे तकरीबन 70 रुपये पे आया, फिर 70 रुपये के बाद जो है अभी ये दोबारा तकरीबन 140 तक आया। तो टीआरजी में भी काफ़ी न्यूज़ बेस्ड काम होता है। एक जो इन्होंने एक जो इनको अपनी पेरेंट कंपनी से जो कंपनी का शेयर मिला था, उन्होंने इसको एक दूसरी सब्सिडरी कंपनी बनाई ग्रीन ट्री, उसके ज़रिए वो उसको इन्वेस्ट वो अपने ही शेयर्स खरीद रहे हैं। तो हमने देखा कि ग्रीन ट्री कंटिन्यू जो है मार्केट पे बाइंग पे आ गया था और टीआरडी का फ्लोट मार्केट से काफी कम होता चला गया। तो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो ग्रीन ट्री ने बहुत काफी होल्डिंग कर ली और लार्जेस्ट जो है वो शेयर होल्डर हो गया। तो वो इसकी वजह से मार्केट में फ्लोट भी कम हो गया, एक्टिविटी भी अब जो है वो काफी नजर आ रही है। फॉरेनर्स की भी एक्टिविटी इसमें काफी नजर आ रही है। रिसेंटली हम देखते हैं तो फॉरेनर्स जो खास करके टीआरजी में काफी बाइंग पोजीशन उन्होंने ली है। तो यही रीजन है कि इसमें हमें पॉजिटिव एक्टिविटी नजर आ रही है। ये है कि इसमें अब इस लेवल पे ज़ाहिर है जो भी काम करने वाले को उसको थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ अगर 70 रुपये से 140 हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, तो वहाँ अगर करेक्शन आएगा तो हो सकता है यहाँ से 10-20 रुपये नीचे भी आ जाए। तो थोड़ा कॉशियस रह के इसमें इस लेवल पे काम करना चाहिए। हम अगर इन्वेस्टर की अप्रोच की बात करें, हम लोगों को अप्रोच करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप आया मार्केट में इन्वेस्ट करें, लेकिन हम देखते हैं उनका जो है ना अदम दिलचस्पी है, उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है, और उनको समझ में नहीं आता कि मार्केट का शायद हमें भी खुद समझ में नहीं आता कब वो ऊपर चली जाए कब नीचे चली जाए। कोई बेसिक रीजन नहीं होता देखा जाए तो, और आजकल के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप इन्वेस्टर को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से उनको अवेयर करेंगे कि वो आए और मार्केट में इन्वेस्ट करें और काम करें, या ये मार्केट आप कहेंगे कि अच्छी है इसमें काम करना चाहिए? देखिए मार्केट के जो लेवल्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें जो मार्केट को हर्ट कर रही हैं। एक इकोनॉमी है, हाई इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन के नंबर्स हाई है। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नीचे आए तो मार्केट में हमें बेहतर एक्टिविटी भी नजर आ सकती है। और एक इन्वेस्टर जाहिर है वो सारी चीज़ों को देखता है, कंपेयर करता है, जो 2-3 जो भी एवेन्यूज उसको अवेलेबल होते हैं, तो वो मार्केट में उसी सूरत में आएगा कि उसको मार्केट में दूसरे दूसरे एवेन्यू से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और दूसरी बात है कि हमें रिसेंटली हमारे मुल्क में हमें पॉलिटिकल बहुत इनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। हम पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं तो वो एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे हुए हैं, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो वंस अगर ये इलेक्शन हो जाए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आती है, फिर उसके पास एक 5 साल काम करने के लिए टाइम हो, तो ये भी एक फैक्टर है जो मार्केट में लोगों को दूर रखने का बायस बन रहा है। क्योंकि जाहिर लोगों को ये लग रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे, और जब इलेक्शन होते हैं तो फिर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, फिर इसके बाद नई हुकूमत आती है, फिर उसका जो एजेंडा होता है, तो ये इलेक्शन ईयर होता है तो नॉर्मली मार्केट की परफॉर्मेंस हमें अच्छी नज़र नहीं आती। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग साइड लाइन हो गए हैं, कि उनको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का भी एक रीज़न है। तो ये है कि अगर बिल फर्ज इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो ये इस चीज़ को मार्केट पॉजिटिव लेगी। तो अब ये है कि लेकिन लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप अभी मेन जो है डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक है उनके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी डिविडेंड जो अच्छे दे रही हैं। जैसे रिसेंटली हपको में बहुत अच्छा डिविडेंड आया, 15.5 रुपये डिविडेंड दिया। कैपको में बहुत अच्छा डिविडेंड आया। तो जो हाई डिविडेंड यील्ड्स हैं वो स्टॉक लें, क्योंकि जाहिर है अब मार्केट में आगे कोई इतना मतलब पॉजिटिव वो मतलब आउटलुक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीज़ें इतनी पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ लें जिसमें हमें अगर एज सच वो परफॉर्म ना भी करे तो हमें एक रीजनेबल रिटर्न मिलता रहे। तो ये है कि थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस मार्केट में, और स्पेकुलेशन की तरफ जाने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया।